हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है ब्लूम और एंडरसन द्वारा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये कोर्स 9 के फर्स्ट यूनिट का अंतिम टॉपिक है। आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उन मनोवैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो जो ब्लूम थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में व्यक्ति के सीखने के तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हमने बीएड के ही फर्स्ट ईयर में जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास होता है। तो इन्हीं तीनों पक्षों के आधार पर बालक के सीखने का इन्होंने वर्णन किया। सबसे पहले 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद 1964 में ब्लूम, क्रथवोल तथा मसीहा ने सीखने के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने ये बताया कि किस तरह से बालक सीखते हैं इन स्तरों पर, और जो सीखना है वो किस तरह से बालक को प्रभावित करता है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण तैयार करने वाले शिक्षकों की जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता की थी। बीएड के कोर्स 2 में जब हमने आयोग के विषय में पढ़ा था तो वहाँ हमने एक चीज़ देखा था कि आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं के नाम पर उस आयोग को या उसके कार्यों को जाना जाता है। तो ये जो समिति थी इसके भी अध्यक्ष ब्लूम थे, इसलिए ये जो वर्गीकरण है इसको ब्लूम के वर्गीकरण या ब्लूम के टेक्सोनॉमी के नाम से ही जाना जाता है। अब ये जो ब्लूम का संज्ञानात्मक वर्गीकरण था उसमें 2001 में संशोधन किया गया। किसके द्वारा? एंडरसन एवं क्रथवोल के द्वारा। और उन्होंने इसमें मामूली संशोधन किया और अपना संशोधन प्रस्तुत किया। इसे ही रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया वो क्या है। ब्लूम ने सीखने के 3 पक्ष बताए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, संज्ञानात्मक पक्ष जो है यह हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, सिर से संबंधित होता है, यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। और जो भावात्मक पक्ष है यह हमारे भावों से, हमारे संवेगों से अर्थात हमारे हृदय से संबंधित होता है। और जो क्रियात्मक पक्ष है यह करने से संबंधित होता है। और कोई भी कार्य हम कैसे करते हैं? अपने हाथों से करते हैं। तो जो क्रियात्मक पक्ष है वह गति या शारीरिक क्रिया या कार्य करने को इंगित करता है। इस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति या बालक सीखता है तो उसका मस्तिष्क, उसका हृदय और उसका शरीर एक साथ काम करता है। ये सीखने के 3H से भी संबंधित है, हेड, हार्ट और हैंड। हमने पढ़ा है ना कि सीखने का 3H फॉर्मूला क्या है। इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से और अपने हाथ से सीखता है। तो यही वो पक्ष है जो बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं। इसी के द्वारा बालक सीखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञानात्मक पक्ष की। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, संज्ञानात्मक पक्ष जानने से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता, उसकी चिंतन शक्ति, उसकी स्मृति शक्ति जुड़ी होती है। यह पक्ष दिमाग से जुड़ा होता है। इसका संबंध मानव के दिमाग से होता है। जो ब्लूम महोदय थे उन्होंने इस पक्ष का वर्गीकरण 6 भागों में किया। और ये जो 6 भाग है इसमें बालक सबसे निचले स्तर से प्रारंभ करता है, नॉलेज से वो प्रारंभ करता है और इवैल्यूएशन तक पहुंचता है। इसे हम एक एक करके देखते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहला और निम्न स्तर है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है सूचनाओं, तथ्यों, नामों या अवधारणाओं इत्यादि की जानकारी होना। जब भी कक्षा शिक्षण में शिक्षक छात्रों को सूचनाएं देते हैं या ज्ञान देते हैं तब वे आशा करते हैं कि छात्र इन सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में स्टोर करेंगे और बाद में उनका पुनः स्मरण करेंगे। ज्ञान में छात्र तथ्यों को, विषयों को या नाम को
या अवधारणा इत्यादि को उनका मतलब समझे बिना ही याद करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये जो नाम है या अवधारणा है इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि छात्रों को आम के पिक्चर दिखा दिए, आम 4 प्रकार के होते हैं, या फिर अगर साइंस के स्टूडेंट है तो कहेंगे उन्हें कोशिका के विषय में बता दिया गया कि ये मानव शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो यह संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है। इसमें छात्र केवल ज्ञान के विषय में जानते हैं और इससे छात्रों की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षक जब भी पढ़ाते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो शुरुआत में केवल बच्चों को उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस टॉपिक के विषय में अभी बच्चा को नहीं पता है, लेकिन वो केवल टॉपिक के विषय में बताते हैं। जैसे आम ही है तो वो बता दिया आज हम पढ़ेंगे आम के बारे में, लेकिन बच्चा को आम के विषय में पता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि आम कुछ होता है और इसी के विषय में हमें पढ़ना है। जैसे बीएड के स्टूडेंट है, जब उनके क्लासेस शुरू होते हैं तो उनका जो पहला टॉपिक होता है शिक्षा। शिक्षा क्या है? तो शुरुआत में उनको पता है कि हाँ शिक्षा तो वर्ड है, लेकिन शिक्षा का मीनिंग क्या है वो शिक्षा को नहीं समझते। हालांकि वो बचपन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा क्या है वास्तव में वो नहीं जानते हैं। तो उसी तरह से ये जो स्तर है इसमें छात्र केवल जो सूचना है और ज्ञान है उसको अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा जो स्तर है वह है बोध। बोध का अर्थ होता है समझना। मतलब जो पहले स्तर में जो नाम या अवधारणा या तथ्यों का ज्ञान छात्रों को दिया गया था, अब उसको वो समझते हैं, उसके सभी पहलुओं को उनके गुण दोषों के आधार पर जानते हैं। अर्थात शिक्षक द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को वो समझकर उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं, उनका वर्णन भी कर सकते हैं कि वो क्या है। जैसे कि आम क्या है, आम की विशेषताएं क्या है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके विषय में वो बता सकते हैं। उसी तरह से अगर साइंस के स्टूडेंट है तो वो कोशिका शब्द के अर्थ को समझेंगे, इस स्तर पर उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसे परिभाषित कर सकेंगे कि कोशिका क्या है। ये एक बोध का उदाहरण है। अगर आप बीएड की बात करें तो इस स्तर पर आप समझते हैं कि शिक्षा क्या है, आप इसके बारे में विस्तृत रूप से बता सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो स्तर है इसमें छात्रों में समझ उत्पन्न होती है विषय के प्रति या प्रकरण के प्रति, टॉपिक के प्रति, जो कि उन्हें शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है। संज्ञानात्मक पक्ष में जब बालक सीखता है और आगे बढ़ता है तो उसका तीसरा स्तर है प्रयोग या अनुप्रयोग। प्रयोग का तात्पर्य है कि जो भी ज्ञान बालक अर्जित करता है उसका नई परिस्थितियों में उपयोग करता है। मतलब अर्जित या जो भी ज्ञान वो समझा, जो भी सूचना उसने प्राप्त किया, उनका विभिन्न परिस्थितियों में सही तरीके से प्रयोग कर पाता है, उसे लागू कर पाता है। यह जो स्तर है यह समस्या समाधान से संबंधित होता है। जैसे कि छोटा बच्चा जो होगा वो जब आम के विषय में जान गया, आम क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उसके मन में एक सवाल उठता है कि आम में यदि विटामिन सी होता है तो क्या आम विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग के लिए उपयोगी है। या फिर अगर साइंस के स्टूडेंट तो वो कोशिका के खोज संबंधी इतिहास का, उसके सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। अब जैसे अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के सिद्धांतों की, शिक्षा आखिर है वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है और शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, इन सब से संबंधित जो बातें हैं, जो ज्ञान है, उनको वो सही तरीके से प्रयोग करता है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इसका आंसर दे सकता है। इसके बाद जो चौथा स्तर है वह है विश्लेषण। इस स्तर पर छात्र तथ्यों, घटनाओं, समस्याओं या सूचनाओं को कई भागों में विभक्त कर देते हैं और हर एक भाग से संबंधित या हर एक भाग में जो तथ्य दिए गए हैं उसको स्पष्ट करते हैं और नए ज्ञान और नए विचारों की खोज करते हैं। और वो जो समस्या है या जो प्रकरण है उसके विभिन्न भागों में तुलना भी करते हैं, उनके जो भी घटक हैं, तत्व हैं, उनका भी विश्लेषण वो करते हैं। जैसे आम से बनने वाले खाद्य पदार्थ और उनके उपयोग के तरीकों की जांच करना। जैसे कि बच्चा को पता चल गया
कि आम को ना केवल कच्चा उसकी चटनी बना के खाया जाता है या फिर उस पकने पर खाया जाता है, बल्कि उसे कई तरह के खाद्य पदार्थ बन सकते हैं और कई तरह से आम का उपयोग है। तो वो किस किस तरह से उपयोग होगा उसकी जांच करना, और इन खाद्य पदार्थों में भी कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक लाभदायक है इसकी जांच करना। उसी प्रकार यदि कोशिका टॉपिक की बात करें तो कोशिका की संरचना में विद्यमान विशेषताओं का वर्णन करना या फिर कोशिका की संरचना का विश्लेषण करना। उसी प्रकार पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं में समानता और असमानता का वर्णन करना। यदि शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा है, तो शिक्षा में कौन कौन से तत्व शामिल हैं और शिक्षा क्यों है, इसे हम क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उसके विभिन्न उद्देश्यों के विषय में जानकारी हासिल करना और उन उद्देश्यों की आपस में तुलना करना इत्यादि विश्लेषण के उदाहरण हैं। अर्थात इस स्तर पर विद्यार्थी जो भी ज्ञान और सूचनाएं हासिल करता है, उसे समझता है, उसके बारे में वो विस्तार से गहराई से उसके तत्वों के विषय में विश्लेषण करता है, उनकी जांच करता है और वह नए विचारों की, नए ज्ञान की खोज करता है। नेक्स्ट जो स्तर है वह है संश्लेषण। संश्लेषण में विश्लेषण के आधार पर तत्वों को एक साथ संगठित करके छात्र एक नया विचार बनाता है, वह अपने विचारों को मूर्त रूप देता है और जो नया ज्ञान है, नए विचार हैं, उनको एकत्र करके उन्हें जोड़कर, अपने सभी विचारों को जोड़कर एक नए ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे कि बालक आम की जेली बनाने के जो अस्वास्थ्यकर तरीके हैं उनमें वो परिवर्तित करता है और जेली बनाने के स्वस्थ तरीके का आविष्कार करता है, या विचार या सिद्धांत को उपयोग करने के लिए वह तर्क देता है। मतलब वो बताता है कि नहीं, पहले जो बनाने का तरीका था वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं था और जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सही है। इसके लिए वो अपने तर्क भी प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार से पौधों और पशुओं की कोशिकाओं की संरचना और उनमें जो अंतर है उसका वो उल्लेख करता है। उसी प्रकार जब शिक्षा को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसके उद्देश्यों को समझ जाते हैं, उसके तत्वों को समझ जाते हैं, तब फिर ये दिमाग में विचार आते कि अच्छा, शिक्षा जो है वो बालक का होल डेवलपमेंट करने के लिए बनाया जाता है, तो इसके अनुसार अब पाठ्यक्रम में कुछ नए विषय को किस तरह से शामिल करें, नए क्रियाओं को किस तरह से शामिल करें, इससे संबंधित नए विचार आते हैं, नए ज्ञान का निर्माण होता है और जो व्यक्ति है वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए नए उपाय सोचता है, नए नए शिक्षण सामग्रियों, नए विधियों की खोज करता है। संज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन के स्तर पर छात्र विचार को या सूचनाओं को उनके मानदंडों के आधार पर उनके और अपने कार्य की गुणवत्ता के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने जो भी नए विचार या सिद्धांत का निर्माण किया है उसकी उपयोगिता क्या है। उसकी उपयोगिता के आधार पर वो उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि आम की जेली बनाने के लिए किस प्रकार के आम का उपयोग करना अधिक अच्छा होगा और क्यों। उसी प्रकार से शिक्षा के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेने के बाद उसके लिए शिक्षा देने के लिए नई विधियों या शिक्षण सामग्री का निर्माण कर लेने के बाद जो बीएड के छात्र हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो उनके मन में नया विचार आया है तो ये शिक्षा देने के लिए उपयोगी है या नहीं है, वो उसका मूल्यांकन करता है। उन्होंने जो शिक्षण विधि का चुनाव किया है, जो मॉडल का निर्माण किया है, वो उस कार्य के लिए उपयोगी है या नहीं, वो अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। सीखने के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि 2001 में एंडरसन एवं क्रथवोल ने ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण में क्या संशोधन किया था। तो जो सबसे पहला परिवर्तन है वो ये कि ब्लूम ने 1956 में जो वर्गीकरण दिया वो नाउन फॉर्म में था और जो एंडरसन ने उसमें संशोधन किया तो वो वर्ब फॉर्म में था। और इसका जो स्तर इन्होंने बताया तो इन्होंने भी 6 स्तर ही बताए हैं। तो सबसे निचला स्तर जिसे ब्लूम ने नॉलेज कहा, एंडरसन ने उसे रिमेम्बरिंग कहा, और जो
दूसरा स्तर है संज्ञानात्मक पक्ष का। ब्लूम ने उसे कंप्रिहेंशन कहा, जबकि एंडरसन ने उसे अंडरस्टैंडिंग कहा। और तीसरे स्तर पर ब्लूम ने एप्लीकेशन कहा, एंडरसन ने अप्लाइंग कहा। चौथे स्तर पर एनालिसिस कहा और ब्लूम ने और एंडरसन ने एनालाइजिंग कहा। अब है जो पांचवा स्तर, यहाँ पर ब्लूम ने सिंथेसिस को रखा था, लेकिन एंडरसन यहाँ पर इवैल्यूएशन को रखते हैं। यहाँ समझने की बात है कि ब्लूम ने अंतिम स्तर पर इवैल्यूएशन को रखा, लेकिन एंडरसन ने पांचवें स्तर पर ही इवैल्यूएशन को रखा। और अंतिम स्तर जो छठा स्तर है वो ब्लूम का है इवैल्यूएशन, जबकि एंडरसन यहाँ क्रिएटिंग को रखते हैं। इनके अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष के सीखने का सबसे उच्च स्तर होता है क्रिएटिंग। ब्लूम और एंडरसन दोनों के विचारों को एक साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ब्लूम ने कहा ज्ञान के स्तर पर कि इस स्तर पर छात्र पक्षियों, विषयों, नाम, अवधारणा इत्यादि का मतलब समझे बिना ही उन्हें याद रखता है। एंडरसन ने भी कहा कि छात्र किसी चीज को बिना समझे, उपयोग किए, परिवर्तित किए उसे याद रखता है और पहचानता है। तो दोनों के विचारों में लगभग समानता है। दूसरा जो स्तर है बोध, इस स्तर पर ब्लूम ने कहा कि बालक सूचनाओं या ज्ञान की हर एक पहलू को उनके गुण दोषों के आधार पर समझता है, उनकी व्याख्या करता है, वर्णन करता है। और एंडरसन ने इसे बोध की जगह इसे समझना नाम दिया। बात एक ही है, बोध का अर्थ भी होता है समझना, और इधर हिंदी में समझना उसे भी बोध ही कहते हैं। इस स्तर पर जब छात्र प्राप्त किए ज्ञान को समझता है, तब वह निर्णय कर पाता है कि इस ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। अर्थात ब्लूम ने कहा कि वो उसका वर्णन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, और एंडरसन ने कहा कि छात्र उस ज्ञान का प्रयोग कैसे, कहाँ करना है, इस बात की को समझ पाता है, इस बात की समझ उसमें विकसित हो जाती है। तीसरा जो स्तर है प्रयोग, एप्लीकेशन, ब्लूम ने कहा कि नई परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना। अर्थात जो बालक ने जिस ज्ञान को अर्जित किया, समझा, उसको वो नई परिस्थितियों में समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करता है। अर्थात उस ज्ञान से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसको आसानी से हल कर लेता है। एंडरसन ने इसे नाम दिया लागू करना। सेम ही है, वर्ड सेम ही है, थोड़ा सा केवल लिखने का तरीका बदला है। एंडरसन कहते हैं कि जब छात्र जो ज्ञान वो अर्जित करता है और उसे समझता है कि उसे कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए, तब सही समय पर सही तरीके से उस ज्ञान को लागू करता है। जैसे यदि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिस विषय को उसने समझा है, तो जो ज्ञान उसने हासिल किया, समझा, उसके आधार पर वो आंसर करता है। नंबर 4 है विश्लेषण। ब्लूम ने कहा कि इस अवसर पर छात्र तथ्यों या घटनाओं या समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और तब फिर उसके प्रत्येक घटक का या उसके हर एक भाग का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। एंडरसन ने भी इसे विश्लेषण करना नाम दिया है। इन्होंने कहा कि इस स्तर पर छात्र जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने के बाद ज्ञान को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उनका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ है कि छात्र विभिन्न तत्वों या घटकों को एक साथ एकत्रित करके उन्हें संगठित करके एक नए विचार का निर्माण करते हैं, उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। यहाँ पर 5वें स्तर पर एंडरसन ने संश्लेषण के जगह पर मूल्यांकन को रखा है। यही मेन बदलाव है। इसमें एंडरसन कहते हैं कि छात्र अपने अभी तक जितने भी वो कार्य किए रहता है उसका मूल्यांकन करता है, जिससे वह उसे यह पता चल सके कि उसने जो भी कार्य किया है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया है, वह पूरा हुआ है या नहीं। सीखने के अंतिम स्तर पर ब्लूम ने मूल्यांकन को रखा है और उन्होंने यहाँ बताया कि इस स्तर पर छात्र अपने कार्यों का मूल्यांकन गुण दोष के आधार पर करता है, जबकि एंडरसन ने इस स्तर पर सृजन को रखा है, रचना को रखा है। और उन्होंने बताया कि इस स्तर पर छात्र अपने कार्यों का जब मूल्यांकन कर लेता है, तब उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं, जिसके आधार पर वह नए सिद्धांत का निर्माण करता है, नए सिद्धांतों की रचना करता है और विभिन्न विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाता है, कुछ नए का सृजन करता है। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष को।
भावात्मक पक्ष जो है वो हृदय से जुड़ा होता है। इसके अंतर्गत प्रकरण के प्रति छात्रों में भाव का विकास किया जाता है, भाव का विकास करने का प्रयास किया जाता है। उस टॉपिक के प्रति छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि प्यार, गुस्सा, उत्तेजना, प्रशंसा, खुशी, दुख इत्यादि। इस पक्ष के भी 6 स्तर बताए गए हैं, कहीं कहीं इसके 5 स्तर भी बताए गए हैं। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको भावात्मक पक्ष के 5 स्तर को लिखना है या 6 को लिखना है। दोनों सही है, अगर आप 5 लिखेंगे तो भी सही है, 6 लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन आपके कॉलेज में जिस तरह से पढ़ाया गया हो, यदि 5 बताया गया है तो आप 5 ही लिखेंगे, अगर 6 बताया गया है तो आप 6 लिखेंगे। इफेक्टिव डोमेन का पहला जो लेवल है वो है ग्रहण करना। इस स्तर पर छात्र में टीचर द्वारा बताई जा रही बातों को सीखने की इच्छा होती है, उनके बातों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो इसलिए इस समय शिक्षक को चाहिए कि वो टॉपिक से संबंधित छात्रों में भाव का विकास करें। वो विषय को पढ़ाते समय अपना जो टीचिंग है उसे इफ़ेक्टिव बनाए, जिससे कि छात्र जो भी टॉपिक है उसके भावात्मक पक्ष को महसूस कर सके। इसलिए कहा जाता है कि टीचर जब टॉपिक पढ़ा रहा हो तो उसके विषय में बताते समय उसे अपने भावों, अपने एक्सप्रेशन में उतार चढ़ाव के साथ बताना चाहिए, जिससे छात्र उस टॉपिक के बातों को समझ सकें और उनमें संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके, वे सीखने को इच्छुक हो सकें। दूसरा जो स्तर है वह है अनुक्रिया करना। इसमें छात्र टॉपिक से संबंधित भावों को ग्रहण करने के बाद उसके अनुसार ही वो रिस्पॉन्ड करता है, कार्य करता है। अब वह केवल सीखने के लिए ही इच्छुक नहीं रहता है, बल्कि उसमें सक्रिय रूप से संलग्न भी हो जाता है, करके सीखता है। जैसे कि यदि कोई स्टोरी टीचर पढ़ा रहा हो तो स्टोरी से संबंधित यदि पिक्चर बनाना हो तो वो बड़े ध्यान से बनाता है। यदि उससे कोई क्वेश्चन दिया जाए तो फिर वो उसका आंसर भी बहुत अच्छे से देता है। जैसे कि एक उदाहरण, लिखने पढ़ने संबंधी नियमों का पालन करता है, टीचर जो भी बोलते हैं उसको करता है। यदि होमवर्क देते हैं उसे रिलेटेड तो वो होमवर्क करता है। क्लास के दौरान यदि टीचर उसे प्रश्न पूछते हैं तो उसका भी वो उत्तर देता है। तीसरा स्तर है मूल्य स्थापित करना या अनुमूल्यन। इस स्तर पर छात्र प्रकरण के विषय में जो भी समझता है और उसका जो प्रभाव छात्र पर पड़ता है उसके आधार पर वो नए मूल्य स्थापित करता है और अपने पहले के जो पुराने मूल्य हैं उनमें इन नए मूल्यों को व्यवस्थित करता है और अपने सभी मूल्यों को एक क्रम में रखता है। जैसे कि यदि किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ाई जा रही हो तो बच्चा उन पर विश्वास करता है, उनके मूल्यों से प्रभावित होता है, उनके मूल्यों को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है और फिर उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपने व्यवहार प्रदर्शित करता है या उनके आधार पर ही वह व्यवहार करता है। भावात्मक पक्ष का चौथा जो लेवल है वो है प्रत्यक्षीकरण। जहाँ कहीं भी यदि आप देखेंगे कि आप भावात्मक स्तर के 5 लेवल के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रत्यक्षीकरण को ही हटाया गया है। तो इस स्तर पर छात्र अपने मूल्यों का सही अर्थ समझता है। मतलब यदि वो मूल्य अपनाता है कि उसे सच बोलना है, बड़ों का कहना मानना है, तो इन सभी पहलुओं पर वो विचार करता है और वो पुराने मूल्य जैसे वो कार्य करता था, उसके जो विचार थे उससे इनकी तुलना करता है और अपने पुराने मूल्यों के साथ इसका सामंजस्य बैठाता है और दोनों मूल्यों में समायोजन करता है। जो 5th लेवल है वह है संगठन या व्यवस्थापन। इस स्तर पर छात्र ने जो भी ज्ञान ग्रहण किया, समझा, उसके आधार पर कार्य किया, उसके आधार पर उसने अपने नए मूल्यों का निर्माण किया, इन सभी पर वह विचार करता है और अपने जो मूल्य हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करता है, अपने ज्ञान को क्रमानुसार वह व्यवस्थित करता है, अपने पुराने मूल्यों में एक नए मूल्य को शामिल करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो 4th लेवल है और 5th लेवल है वो कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए 4th जो लेवल है उसको लोगों ने हटा दिया और संगठन में ही उसको शामिल कर लिया है। और अंतिम लेवल है स्वाभाविकरण, चरित्र निर्माण या चरित्रीकरण। इसमें छात्र के व्यवहार पर उसके ज्ञान का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देने लगता है।
जैसे कि प्रकरण के पात्रों के प्रति दया, गुस्सा, सहानुभूति वाला भाव, और उसमें इसने जिस भी पात्र के मूल्य को अपनाया है वह नए मूल्यों के साथ लगातार कार्य करता रहता है, उसी के अनुसार उसके व्यवहार, और वह अपने इन नए मूल्य के साथ लगातार कार्य करता रहता है। और तीसरा पक्ष है क्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष। यह करने से संबंधित है। इसमें हम अपने हाथ का उपयोग करते हैं, गति करते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं। इस पक्ष के भी 6 लेवल्स बताए गए हैं, जिसमें बालक निम्न लेवल से स्टार्ट करता है और उच्च लेवल तक पहुंचता है। इसका सबसे निम्न और पहला स्तर है अनुकरण करना। इसमें छात्र ऐसे विषय या ऐसे वस्तु या ऐसे प्रकरण का अनुकरण करता है जिससे कि वो आकर्षित होता है। वह अपने मनपसंद विषय को या अपने मनपसंद टॉपिक को पढ़ना चाहता है, उसके लिए वह उत्तेजित रहता है, और उससे संबंधित यदि कोई कार्य शिक्षक दे या बताएं तो वो उस कार्य का अनुकरण करता है। इसमें छात्र बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि वह नकल करके सीखता है। जैसे कि यदि शिक्षक कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो तो छात्र स्टोरी सुनने में उतना आनंद नहीं लेते, जबकि यदि उससे संबंधित पिक्चर बनाए शिक्षक तो छात्र उसमें बहुत खुश होते हैं और तुरंत ही खुशी के साथ पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं और अपने दोस्तों को भी देखते रहते हैं कि वो किस तरह से बना रहे हैं। दूसरा जो है स्तर वह है कार्य करना। अनुकरण के बाद छात्र जो कार्य करता है उसमें स्वाभाविक है कि वह अपने हाथों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, और ये जो उत्तेजना है किसी विषय या किसी प्रकरण के प्रति वो उसे कार्य करने को मजबूर करती है। जैसे वो अपने मनपसंद विषय यदि उसे मिल गया कि हाँ ड्राइंग करना है, चलो, तब वो खुशी से करता है। उसका ये जो आकर्षण होता है वो उसे कार्य करने को मजबूर करता है। थर्ड लेवल है नियंत्रण। इस अवसर पर बालक अपने द्वारा किए गए कार्य के आधार पर जो भी गुणात्मक तथ्य हैं उनको एकत्रित करता है और अपने कार्य पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। कार्य करने के दौरान जो बार बार उससे गलतियां होती हैं उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और जब किसी कार्य को बार बार किया जाए तो उसमें गलतियां कम होती जाती हैं। जैसे बच्चा यदि ड्राइंग ही बना रहा है तो वो धीरे धीरे बनाने का प्रयास करता है, अपने हाथों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और जो भी गलतियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है, कंट्रोल करता है कि हाँ और गलती नहीं होनी चाहिए। और जब वो बार बार बनाता है ड्राइंग तो फिर क्या होता है, उसकी गलतियों में कमी होती जाती है। फोर्थ लेवल है समायोजन, कोऑर्डिनेशन। धीरे धीरे छात्र जब कार्य करना सीख लेता है, अपने कार्यों पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह एक साथ कई कार्य कर सकता है, क्योंकि अब उसे विषय का ज्ञान अच्छे से हो चुका है और उसके आधार पर वह कार्य भी कर चुका है। अर्थात विषय और कार्य में वह समायोजन स्थापित कर लेता है और अपने द्वारा जो भी कार्य वो करता है उसमें भेद भी कर सकता है। फिफ्थ लेवल है स्वाभाविकरण। जब बालक किसी प्रकरण या विषय से संबंधित कार्य करता है और प्रकरण के भाव और उससे संबंधित अपने कार्यों में समायोजन स्थापित कर लेता है, कोऑर्डिनेशन बना लेता है, तब उसके मस्तिष्क में स्वाभाविक क्रियाएं होने लगती हैं और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब बालक हर परिस्थिति में समन्वय स्थापित कर लेता है। यह उसका स्वभाव बन जाता है और वह जिस कार्य को सीख लेता है वह उसके स्वभाव से जुड़ जाता है। अब उसे उस कार्य को करने में कोई भी परेशानी नहीं होती, त्रुटि नहीं होती है, वह आसानी से उस कार्य को कर लेता है। जो अंतिम लेवल है वह है आदत का निर्माण। तो क्रियात्मक पक्ष के जो ऊपर के 5 लेवल्स हैं उनको पार करने के बाद छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और यदि उसी की तरह परिस्थिति उपस्थित हो भविष्य में तो छात्र वही क्रिया करते रहते हैं जो उन्होंने सीखा है, जिससे उनके अंदर एक नई आदत का निर्माण हो जाता है, अर्थात उससे संबंधित कार्य करने की आदत का उनके अंदर निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये जो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और उनके आधार पर यह स्पष्ट किया कि छात्र कैसे सीखते हैं। सीखते समय वे कई स्तरों को पार करते हैं जिससे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। देखने से लगता है कि ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों
मानव से ही संबंधित हैं। ये तीनों पक्ष जो है ये मानव के भीतर ही निहित होते हैं। व्यक्ति किसी भी ज्ञान को के विषय में पहले वो जानता है, समझता है, सीखता है और तब कार्य करता है, और धीरे धीरे उससे भावनाओं से जुड़ जाता है और उस कार्य को करते करते उसमें महारत हासिल कर लेता है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ब्लूम के इस शैक्षिक वर्गीकरण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और आप सब भी ये जानते हैं कि जब आप स्कूल में जाते हैं प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, तो आप जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें ब्लूम के इस वर्गीकरण को ध्यान में रखकर लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई फॉर्मेट का यूज होता है, जैसे हार्वर्ड, एनसीटी इत्यादि के आधार पर लेसन प्लान बनता है और उसी के आधार पर बालकों को सिखाया जाता है, और उनमें जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं टीचर उसके अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण भी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही उपयोगी है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।